नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी अपने मानव भूगोल का जो पहला टॉपिक था, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र पे बात कर चुके थे। और आज अपना जो नया टॉपिक है इससे संबंधित विश्व जनसंख्या पर आज अपनी बात करेंगे। तो विश्व जनसंख्या के अंदर जो बातें हैं आज अपने सब चीज़ों पे लेके बातें करेंगे। जो भी इसके अंतर्गत पॉइंट बनेंगे, जो भी इसके अंदर देशों की जनसंख्या के अंदर कौन सी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज स्टार्ट करें। अपना जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? विश्व भूगोल की जनसंख्या। तो विश्व भूगोल की जनसंख्या के अंदर अपने छोटे छोटे की पॉइंटों पर बात करते चले। तो देखो, किसी देश के निवासी ही उसकी क्या है? वास्तविक धन है। वास्तविक धन या संसाधन है। भाई वहां पे रहने वाले लोग उसकी क्या है? वास्तविक धन या संसाधन है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 21वीं शताब्दी की अगर बात की, शुरुआत के अंदर जो जनसंख्या अपने को लगभग मिलती है, कितनी मिलती है? 600 करोड़ या 6 अरब। अभी जो ये वर्तमान डाटा आएगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, लगभग 7-7.25 अरब के आसपास में ये डाटा पहुंच जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो इस जनसंख्या के अंतर्गत अपने पहले छोटी सी परिभाषा की अगर बात की जाए तो किसी देश के निवासी उसके क्या है? वास्तविक धन है या संसाधन है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद अपने बात करेंगे जनसंख्या वितरण के ऊपर बात करेंगे। जनसंख्या वितरण को अगर लेकर जाए तो जनसंख्या वितरण का पहले तो थोड़ा सा अर्थ देख लिए। इसका अर्थ क्या? सामान्य भाषा में सिंपल सा एकदम, कि पृथ्वी पर लोगों के फैलाव को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। और वितरण ये क्या है? असमान है। क्या कैसे है? असमान। इसके अंतर्गत एक विद्वान थे, उन लोगों ने ये क्या बात बोली? जॉर्ज बी क्रेसी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एशिया के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में कथन दिया था। क्या कथन दिया था? कि एशिया से बहुत अधिक स्थान से, एशिया में बहुत ऐसे अधिक स्थान है, स्थानों पर कम लोग हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? एशिया में से बहुत वे स्थान है जिनमें कम लोग हैं और कम स्थानों पर क्या है? अधिक जनसंख्या रहती है, अधिक लोग रहते हैं, जनसंख्या रहती है। तो सिंपल सा इनका एक कथन याद रखना कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं। सही बात है। कई ऐसे स्थान है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम मात्रा में लगेगी एशिया के अंदर, परंतु कुछ ऐसे स्थान है, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लो आप, भारत का एग्जांपल ले लो आप, पाकिस्तान का ले लो, बांग्लादेश का ले लो, ये पूरा, और इसके अलावा इंडोनेशिया का ले लो। तो ये पूरे के पूरे देश कहाँ पे आते हैं? एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में से इन्होंने लोगों ने बताया, क्या बात बताई इन्होंने? कि ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पे लोग कम रहते हैं। ठीक है। क्षेत्र उनके पास में बड़ा हो, जैसे रूस है, बड़ा क्षेत्र किसके पास में? रूस है, परंतु जनसंख्या के हिसाब से लगभग 10वें नंबर पे 10वें नंबर पे जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए, ऐसे बहुत से क्षेत्र है जिनके पास स्थान तो कम है। जैसे स्थान की अगर बात की जाए, आज भारत के पास देख लो स्थान, अगर इसका देखा जाए रूस का लगभग 506 हिस्सा है भारत, यहाँ पे जनसंख्या के मामले दूसरे नंबर पे भारत आ रहा है। तो जनसंख्या वितरण इस तरीके से असमान वितरण है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इसी कथन को अगर सिद्ध सही करने के लिए अपने कुछ तथ्य भी दे सकते हैं। जैसे विश्व के कहते हैं 90% जनसंख्या, विश्व के कितने प्रतिशत? 90% जनसंख्या केवल 10%, 90% जनसंख्या कितने भागों पर निवास करती है? केवल 10% भागों पर ही निवास करती है। जैसे विश्व के 60% जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो देखा जाए तो 10 देशों के अंतर्गत मिलती है आपको। जैसे कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा अगर बात की जाए देश पूछा जाए तो कौन सा आएगा? चीन आएगा। उसके बाद में भारत आएगा, अमेरिका आएगा, इंडोनेशिया, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा ब्राजील, फिर उसके बाद में पाकिस्तान के बाद में कौन सा आ जाएगा? नाइजीरिया के बाद में बांग्लादेश और रूस, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा? मैक्सिको। ये मैंने 10 बड़े देशों की इनकी एक सारणी निकाली है, जो पढ़ने मानव किताब के अंदर इनकी सारणी दे रखी है। उस सारणी को आप अच्छे से याद करें, उसका डायग्राम अपने नोट्स के अंदर से आप नोट्स फॉर्म बना रहे हैं उसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं। इसकी आप शॉर्ट ट्रैक याद रखना। जैसे मैंने इसके अंदर सी से चाइना, आई से इंडिया, ए से अमेरिका। तो CIA क्या है? आपको पता है अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम, ये ध्यान का CIA। ठीक है। पहले इसका नाम मैंने बना लिया CIA, और IB का मतलब क्या है? आई और बी। IB किसकी एजेंसी है? इंडिया की। तो CIA और IB दोनों क्या कर रही है? अगर देखो, P से बना पाकिस्तान, N से नाइजीरिया और B से बांग्लादेश। तो क्या बना लेंगे? PNB और रम से मिला R और इधर आ गया M। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं कि CIA और जो CIA और IB दोनों क्या करें? PNB को थे, लेकिन जो भी व्यक्ति थे जो कहाँ पे जाके रम गए? विदेशों में जाके रम गए। तो आप इस तरीके से इसको याद करना कि CIA कहाँ की? USA की खुफिया एजेंसी है, और IB भी अपने इंडिया की खुफिया एजेंसी है। तो जो PNB की घोटाले करके जो व्यक्ति थे वो कहाँ पे जाके रम गए? विदेशों में जाके रम गए। रमना मतलब वहां पे जाके बस गए। आप इस तरीके ट्रिक्स के माध्यम से इन 10 देशों की क्या कर सकते? सारणी याद कर सकते। बहुत इजी तरीके से आपको लिए बनाया। देखो, और उसके बाद में क्या कह? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? जनसंख्या, इसका एक सूत्र मिलता है आपको किताब के अंदर, NCERT के अंदर दे रखा है कि जनसंख्या अपॉन में क्या है? क्षेत्रफल।
कि वहां की सेंसर आ जाएगी और वहां का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, मतलब किसी क्षेत्र की क्या है, कुल जनसंख्या, और वहां की कुल क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं, वहां के जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अपने छोटे से अगर बात की व्यक्ति बट्टा में वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये इस तरीके से आप सूत्र याद रखना। मतलब वहां के जो टोटल व्यक्ति, जैसे मान लो 20,000 व्यक्ति दे रखे और वहां पर जितना भी क्षेत्रफल है उसके बट्टा में डालकर इसके जितना भी अपने क्या निकाल लेंगे, जनसंख्या घनत्व निकाल लेंगे। जैसे मान लो अपने सामान्य सी बात कीजिए, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या होती है उसका अपने क्या निकाल लेंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, जनघनत्व कहेंगे। 1 किलोमीटर निकाल सकते हो, कितना भी किलोमीटर आप इसके अंतर्गत ले सकते हो कि वहां पे निवास करने वाले लोगों का जो अनुपात आएगा वो क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपने बात की, इसको प्रभावित करने वाले, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो घटकों में अगर बात की जाए तो 3 प्रकार के सामान्य घटक ले सकते हैं। सबसे पहले भौगोलिक घटक। देखो किसी भी जनसंख्या या किसी चीज को प्रभावित करने के लिए भौगोलिक घटक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर बात की जाए जनसंख्या निवास करती है तो वहां पे जल संसाधन उपलब्ध होना जरूरी है। अगर जल नहीं मिलेगा तो वो जनसंख्या कैसे रहेगी। तो आपको प्राचीन काल के अंदर भी आपने देखा होगा, ये पहले उस समय कुएं वगैरह तो थे नहीं, बोरिंग कर लिया, पानी निकाल लिया, इस तरीके से उस समय क्या होता था, नदियां होती थी। तो आपको अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा आपने। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके पास में बसी हुई थी, ये अधिकतर नदियों के पास में बसी हुए स्थान थे, ये ध्यान रखना। फिर वहां की भूआकृति, मतलब वहां की भूआकृति मतलब कि वहां के मैदान समतल है, समतल है या नहीं है, मतलब पहाड़ी है कौन सा। तो आपको पता है समतल भूभाग पर ज्यादा लोग बसेंगे आकर, और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र में कम जनसंख्या घनत्व मिलेगा या जनसंख्या कम मिलेगी आपको। तो वहां की भूआकृति भी क्या करती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। वहां पे नदियां है कि क्या सिस्टम है, वहां की वहां पे आकृति किस प्रकार की पहाड़ी है, पठारी है, वो सारी चीज बहुत ज्यादा क्या रखेगी यहाँ पे मायने रखी। वहां की जलवायु बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे आपने यहाँ पे अगर बात की जाए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा आ गया, उसके बाद में कर्क रेखा आ गया और मकर रेखा, इसके बीच में आपको अधिकतर जनसंख्या देखने को मिलेगी अधिकतर क्षेत्रों में यहाँ पे देखा जाए। उसके बाद थोड़ा सा अगर ऊपर जाए शीतोष्ण, यहाँ पे देखो इसको अपने क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, अधिकतर जो जनसंख्या फैला हुआ यहाँ पे फैला हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वहां की जलवायु, वहां से जलवायु मतलब वहां पे ठंडी जलवायु है, गर्म जलवायु, उसको लेकर भी आप बहुत ज्यादा जनसंख्या पर काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए वहां की मृदा, वहां पे मिट्टी किस प्रकार की है, अगर मिट्टी बंजर होगी तो वहां पे खेती कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे अपने अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा, जालोर, जो जालोर क्षेत्र रहेगा, जालोर क्षेत्र जो नदियों द्वारा मिट्टी लेके जमाए जाने वाला क्षेत्र होता है उसको जालोर मृदा बोलते हैं। तो उस जालोर मृदा के भी 2 प्रकार के खाद्य और बन रही है। अपने जब मिट्टी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। पर ये ध्यान रखना, मृदा वाला मिट्टी भी वहां पे आपकी बहुत बड़ा तत्व रोल है जो जनसंख्या फैलाव के लिए काम करता है। क्योंकि अब मिट्टी नहीं होगी तो अगर अच्छी मिट्टी नहीं, तो वहां पे खेती कैसे करेंगे, खेती नहीं करेंगे, खाएंगे क्या। तो जनसंख्या के लिए ये भी बहुत बड़ा तत्व है। उसके बाद में अगर अपने बात की जाए, उसके बाद में आपने बात की जाए आर्थिक तत्व, आर्थिक अर्थ की अगर बात की जाए तो खनिज। अब जहां पे आप रह रहे हो वहां की जो भूमि है या जो वहां पे पठारी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर क्या करें, खनिज मिलना भी बहुत बड़ी बात है। खनिज अगर मिलेंगे तो वहां पे क्या होगी कि रोजगार के क्षेत्र में सर्जन होंगे, ठीक है। ऐसे में अगर अपनी बात की जाए तो कटंगा अफ्रीका के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे जाम्बिया, यहाँ पे तांबे की खूब मात्रा में क्या निकलता है, उत्पादन खनिज मिलता है। तो वहां पे लोग आके बस रहे, वहां पे उद्योग भी लगे हैं, वहां पे जनसंख्या भी बढ़ रही है। औद्योगिकरण जिस क्षेत्रों के अंदर, जैसे मान लो कहीं खनिज मिल गया, खनिज मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, औद्योगिकरण होगा धीरे धीरे। जैसे भारत के अंदर अगर अपने देखा जाए, झारखंड का छोटानागपुर का पठार है, उस क्षेत्र में खूब मात्रा में क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, वहां पे फैक्ट्रियां लग रही है, फैक्ट्रियां लग रही है। अब इसमें एग्जांपल क्या दिया, जापान का कोबो और अशोका शहर है, वहां के क्षेत्र में क्या बहुत सारा क्या औद्योगिक उत्पादन क्या हो रहा है, वहां पे लोग आके बस रहे हैं धीरे धीरे। तो ये ज्यादा भी चीजें जरूरी है, औद्योगिकरण होना भी क्या होता है, जरूरी है। उसके बाद नगरीकरण की अगर बात की जाए तो नगरीकरण के अंदर क्या होता है कि गांव से शहर की ओर प्रवास करना जनता का। तो गांव से लेकर जो लोग अपने नगरों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं, तो ऐसे इस समय क्या होता है, गांव की जो जनसंख्या कहां पे जाकर बस रही है, शहरों के अंदर। अब शहरों के अंदर बस रही है तो वहां पे उसको चिकित्सा की भी सुविधा मिलेगी, और भी बहुत चिकित्सा, स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अपनी शिक्षा हो गया, और भी जैसे अपने बात कर सकते, उन सारी चीजों की व्यवस्था सारी जगह कहां पे मिलेगी, नगरों में। तो नगरीकरण बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता अपने पढ़ते हैं, उसमें छोटे छोटे नगर थे, फिर धीरे धीरे वो नगर बड़े होते गए। फिर अपन जैसे कि महाजनपद काल में आते हैं, धीरे धीरे नगर से महानगरों का विकास हो गया, फिर साम्राज्य के रूप में। तो धीरे धीरे इसका क्या होता गया, नगरीकरण। पहले सबसे पहले छोटी सी ढाणी बनती है, फिर कस्बा बनता है, फिर गांव बनता है, फिर शहर बनता है, फिर नगर बनता है, फिर महानगर। ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे वहां के औद्योगिक क्षेत्र होने का कारण भी होता है, खनिज मिलना भी जरूरी होता है, और गांव से लोग काम पे जा रहे हैं शहरों की ओर। तो ये नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद में जो अपना अंतिम पॉइंट है वो कौन सा है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये बहुत ज्यादा बड़े तत्व है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर भी काफी काम करने वाले तत्व है, सामाजिक और सांस्कृतिक। वहां के प्रमुख घटक भी है कि यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, शहरों से भी
काम की ओर जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को लेकर हो सकता है, किसी संस्कृति को लेकर हो सकता है। तो ये सारी चीजों के अंतर्गत अपने देखा जाए तो प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से आ जाएंगे, ये सारे अपने जनसंख्या घटक, जनसंख्या जो अपना विश्व जनसंख्या टॉपिक चल रहा है उसमें अपने पढ़ाया। तो ये मैंने जितने भी पॉइंट दिए आप इनको शॉर्ट फॉर्म नोट्स के अंदर उतार लेना और इनको याद करने का प्रयास करना, जो भी चीजें आपने काम की, और वैसे सारी चीजें काम की है इसके अंदर, कोई भी चीज छोड़ने वाली बातें है ही नहीं इसके अंदर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें और इस नोट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखें और